हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है नगरीय समाज, अर्बन सोसाइटी, और साथ में हम नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम जानते हैं कि नगरीय समाज क्या है। नगरीय समाज किसे कहते हैं? तो नगरीय समाज से तात्पर्य आबादी के उस हिस्से से है जो गांव के बाहर शहर क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां जनघनत्व तो अधिक पाया जाता है। तो जो नगर होते हैं वो गांव से दूर होते हैं और नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, और नगरों में जो कार्य होते हैं वो औद्योगिक गतिविधियां अधिक होती हैं। तो वहाँ कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, यानी नगरों में औद्योगिक गतिविधियां, कामकाजी गतिविधियां, उद्योग धंधे आदि अधिक होते हैं। और नगरों में हम की भावना का अभाव होता है, सामाजिक अलगाव, यानी इनमें नगरों में जो लोग निवास करते हैं उनमें घनिष्ठता नहीं होती है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ण कारणों से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था इस समाज की प्रमुख विशेषता है, यानी कि पैसे को, रुपए को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं। और गांव से लोग नगरों में आते हैं धन कमाने के लिए, साधन जुटाने के लिए, सुविधाएं जुटाने के लिए, पूंजी एकत्रित करने के लिए नगरों में आते हैं, जिसके कारण नगरों में जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का विशेष महत्व होता है। नगरों में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी औद्योगिक कार्य होते हैं, तो उसमें श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण होता है, यानी जो श्रम विभाजन होता है वो बहुत विशेष होता है, और श्रम विभाजन से ही आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि निभाते हैं। तो नगरों में बहुत सी सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। शहरों में चिकित्सीय सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध होती हैं, शिक्षा के साधन बहुत अच्छे मिलते हैं, और नगरों में सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था होती है। तो इन कारणों के कारण भी जनसंख्या नगरों में अधिक निवास करती है। तो हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि जो नगर होते हैं वो नगर सभी प्रकार की सुविधाएं से संपन्न होते हैं, और जो नगर होते हैं उनमें औद्योगिक गतिविधियां अधिक होती हैं, उद्योग धंधे अधिक होते हैं, जिसके कारण लोग दूर दराज से यानी गांव से लोग आकर नगरों में निवास करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लुईस वर्थ के अनुसार इन्होंने नगरीय समाज की परिभाषा दी है कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद एवं घने बसे हुए आवासीय समूहों को नगरीय समाज कहते हैं। तो नगरीय समाज क्या होते हैं? घने बसे हुए आवास होते हैं, यानी जो नगर होते हैं तो नगर में जो आवास होते हैं लोगों के वो बहुत नज़दीक, बहुत ही पास पास होते हैं। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान अधिक बने हुए होते हैं, और बहुत ही जनसंख्या इसी कारण से बढ़ी हुई होती है। बर्गल ने भी नगरीय समाज की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं, यानी नगरों में उद्योग धंधे अधिक होते हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं, और भी गैर कृषि कार्य किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग भी होते हैं, लघु कार्य भी होते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यानी पूंजी को एकत्रित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सोमवर्ट के अनुसार इन्होंने नगरीय समाज की परिभाषा दी है कि नगर को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए लिखा है कि नगरीय ऐसा स्थान है, नगर ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा है कि जिसके निवासी परस्पर एक दूसरे को पहचानते नहीं है। यानी कि नगर में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जैसे अपने किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं शहर में, तो हम देखते हैं कि जो हम नगर में आसपास पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति सिर्फ अपने रिश्तेदार या अपने पहचान वाले को ही जानता है और समझता है, क्योंकि
मतलब उनसे इसलिए नहीं होता है कि वो किसी दूसरी जगह के होते हैं, कहीं दूसरे से आए हुए लोग होते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका आना जाना उनके पास नहीं होता है, उनका कोई व्यवहार नहीं होता है। तो इस तरीके से जो नगरीय समाज होता है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार का समाज होता है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के कारणों के कारण ही आपस में अंतःक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताओं के विषय में, यानी नगर समाज की विशेषताएं। नगर समाज की विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं, जिसमें व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है, यानी व्यक्ति स्वयं को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिवादिता होती है। इसमें जैसे अब शहर होता है तो शहर में हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, कहाँ से रह रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या काम करता है, वो यहाँ क्यों रह रहा है, इन सब से मतलब नहीं होता है कि हमारे पड़ोस में कौन है कौन नहीं है। सिर्फ व्यक्ति को अपने से मतलब होता है, अपने आप से मतलब होता है, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने रोजगार के लिए ही शहर में निवास करता है। अवैयक्तिक संबंध होते हैं, आवागमन के सुलभ साधन होते हैं। नगरों में जो साधन होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उच्च मनोरंजन के साधन होते हैं, क्योंकि नगरों में क्लब, मनोरंजन के साधन है, जिम है, बहुत से ऐसे संस्थाएं, समितियां हैं जो मनोरंजन के साधन होते हैं। और व्यावसायिक शिक्षा का तुलनात्मक महत्व होता है। व्यावसायिक शिक्षा नगरों में मिलती है, तो जहाँ पे लोग अपने इस शिक्षा को प्राप्त करके किसी न किसी व्यवसाय में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, लग जाते हैं किसी न किसी व्यवसाय में। श्रम का जटिल विशेषीकरण होता है और पड़ोस का घटता महत्व यानी पड़ोस के विषय में जानकारी नहीं होती है। फिर है श्वेत पुरुष अपराधों की अधिकता भी होती है। जो शहर में होते हैं तो बहुत ही उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों का भी निवास होता है, यानी जो सरकारी पदों पर, उच्च सरकारी पदों पर आसीन होते हैं, उनके द्वारा अपराध किए जाते हैं। तो जो नगरों में गरीब लोग होते हैं, ऐसे गरीब लोग जो दूर दराज के इलाकों से यानी गांव से आए हुए लोग होते हैं, तो अक्सर उनको इन आपराधिक कार्यों में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने पदों का भी दुरुपयोग करते हैं, जिस कारण नगरों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है। नगरों में बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं और पश्चिमी सभ्यता को बहुत जल्दी अपना लिया जाता है। गंदी बस्तियां बढ़ जाती हैं नगरों में, क्योंकि औद्योगिकरण अधिक होता है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे लोग बाहर के आए हुए लोग अधिक निवास करते हैं, जिससे गंदी बस्तियां बन जाती हैं, झुग्गी झोपड़ियां वगैरह बन जाती हैं। और इन झुग्गी झोपड़ियों में अधिक सुविधाएं नहीं होती हैं, बिजली पानी की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण ऐसी बस्तियों में बहुत ही गंदगी फैलती है। तो ये सब विशेषताएं नगर की होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नगरों के प्रकार के विषय में जानते हैं कि नगर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नगर का विभाजन है यानी वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। एक, नगरों के प्रकार को बताया गया है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा बताया गया है औद्योगिक आधार पर, और तीसरा है नगरों के अन्य वर्गीकरण भी बताए गए हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या के आधार पर नगरों के वर्गीकरण के विषय में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है छोटा नगर, जिसे हम टाउन एरिया बोलते हैं, यानी कस्बा। तो जो कस्बा है उसमें 20,000 से कम की आबादी होती है और 5,000 से अधिक की आबादी होती है। तो 5,000 से अधिक और 20,000 से कम की आबादी होती है, इसे नगरीय पूर्वा या अर्बन हेलमेट के नाम से जाना जाता है। जैसे जो गांव और महानगर के बीच की स्थिति होती है तो उसे ही हम टाउन एरिया कहते हैं, जिसे हम कस्बा कह सकते हैं और नगर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नगर से जुड़े हुए होते हैं। ये नगरीय पूर्वा जो होते हैं वो नगर से जुड़े हुए होते हैं। फिर है दूसरा प्रतिमानित नगर क्षेत्र, अर्बन एरियाज। इनकी आबादी 50,000 की आबादी का क्षेत्र तथा केंद्रीय स्थिति एवं निकट भविष्य में पूर्ण नगरीकृत होने की संभावना होती है। तो जो ये प्रतिमानित नगर क्षेत्र होते हैं इनमें 50,000 की आबादी होती है और भविष्य में जो ये प्रतिमानित नगर क्षेत्र होते हैं
इन क्षेत्रों में विकास अधिक तीव्र गति से होता है और विकास होने से नगरीकरण भी तीव्र गति से होता है। तो ये पूर्णतः नगर में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आवागमन अधिक होता है, औद्योगिक गतिविधियाँ बड़ी तीव्रता से बढ़ती हैं, उद्योग धंधे बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं। इसी कारण ये अधिक जल्दी नगरीकृत हो जाते हैं, तो जिन्हें पद्मानित नगर क्षेत्र कहते हैं। फिर है बड़े नगर, बिग सिटी जिन्हें कहा जाता है, और बिग सिटी 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सुविधाएं में चिकित्सीय, शैक्षिक सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, आवास की सुविधाएं, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं इन बड़े नगरों में होती हैं। जैसे हम जाते हैं नगरों में, तो जब हमारे पास आवास के लिए साधन नहीं होता तो यहाँ फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं और फ्लैट में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो उन्हें बड़े नगर कहा जाता है। फिर है महानगर, मेट्रोपोलिस सिटी। मेट्रोपोलिस सिटी की जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख से अधिक होती है। अधिक आबादी वाले शहर होते हैं जिन्हें मेट्रोपोलिस कहा जाता है। और जो मेट्रोपोलिस जो सबसे पहला नगर मेट्रोपोलिस का माना जाता है, यानी जब पहले विकास हुआ होगा, तो जो विकास हुआ था तो उस समय जो सबसे पहला नगर मेट्रो नगर में तब्दील हुआ था वो लंदन को माना जाता है, यानी जो विश्व में पहला मेट्रो नगर लंदन को माना जाता है। और भारत का स्थान 53वें स्थान पर है। मेट्रो सिटी में भारत का स्थान 53वें स्थान पर है। तो मेट्रो सिटी ये होते हैं, इनमें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं होती हैं और बहुत ही उच्च औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, उच्च सुविधाएं होती हैं, साधन संपन्न स्थितियां होती हैं और बहुत ही धनी वर्गों के द्वारा इन महानगरों में औद्योगिक गतिविधियां की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे महानगर, मेगापोलिस सिटी, या नगरों के नगर। ये नगरों के नगर, जैसे अब हम महानगर यानी मेगापोलिस सिटी की बात करें तो ये नगर ऐसे होते हैं जैसे कि एक नगर है, अब इस नगर से जुड़े हुए कई नगर जुड़े होते हैं आपस में। तो एक नगर स्टार्ट होता है, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, एक के खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे के खत्म होने के बाद तीसरा स्टार्ट हो जाता है और तीसरे के खत्म होने के बाद चौथा स्टार्ट हो जाता है। यानी जो नगरों का क्रम है वो एक नगर खत्म नहीं हो पाता और दूसरा नगर स्टार्ट हो जाता है, जिससे ही महानगर यानी मेगापोलिस कई नगरों की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे नगरीय श्रृंखला, बृहद नगर या नगर पुंज या उपनगरीय समूहन कहा जाता है। फिर आगे है सन्य नगर, लगातार फैलता हुआ शहर। एक नगर समाप्त होते ही दूसरा प्रारंभ हो जाता है और समाप्ति का कोई अंत समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थितियां इन नगरों की होती हैं, यानी जो सन्य नगर होते हैं ये लगातार फैलते चले जाते हैं। आगे एक नगर के बाद दूसरा, दूसरा नगर के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरीके से इनमें ये चीज होती है कि जो नगर होते हैं वो नगर एक दूसरे से लगातार औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। कुछ नगर ऐसे होते हैं जो कुछ गैप लेके स्टार्ट होते हैं, उनमें कुछ दूरी होती है, किंतु जो सन्य नगर होते हैं वो लगातार आपस में जो नगर होते हैं उनमें औद्योगिक गतिविधियां बनी रहती हैं और ये फैलते रहते हैं। इनमें औद्योगिक गतिविधियां अधिक होने के कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसको ममपोड़ ने मुर्दों का शहर कहा है। सन्य नगर को ममपोड़ ने मुर्दों का शहर कहा है, और मुर्दों का शहर इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये सन्य नगर होते हैं, यहाँ पे गांव से, दूर दराज इलाकों से जो गरीब किसान मजदूर होते हैं वो अपने परिवार सहित नगरों में रहते हैं यहाँ के। और एक हम देखते हैं कि शहरों के जो किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बन जाती हैं, तो जो गरीब किसान मजदूर होते हैं वो इन झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने लगते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में ना तो अच्छा सुविधाएं होती हैं, ना आवास का अच्छा साधन होता है, ना यहाँ शैक्षिक सुविधाएं अच्छी होती हैं। तो इनके जो बच्चे होते हैं उनका जो शैक्षिक स्तर होता है वो बहुत ही डाउन होता है, और ऐसी स्थितियों में ये जो बच्चे होते हैं वो गलित
कामों में लिप्त हो जाते हैं, गलत कार्यों को करने लगते हैं, गलत गतिविधियां को अपनाते हैं और इनका फायदा शासन में बैठे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोग उठाते हैं। इन युवाओं को गलत कार्यों में संलग्न कर देते हैं और जैसे चुनावी स्थितियां जब देश में होती हैं तो चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए इन युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है और जिससे सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारकाट होती है, हत्याएं होती हैं। तो इसीलिए ममफोर्ड ने इसे मुर्दों का शहर कहा है। ममफोर्ड ने सन्न नगर को मुर्दों का शहर इसीलिए कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक इनोवल्यूशन 1915 में किया है तथा एडिक्शन ने इसे अर्बन स्ट्रीट कहा है। तो ये जो सन्न नगर है, इस सन्न नगर की अवधारणा को पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा दिया गया है। इनकी पुस्तक इनोवल्यूशन 1915 में और एडिक्शन ने इसे अर्बन स्ट्रीट कहा है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुर्दों का शहर किसने कहा है। पूछ लिया जाता है कि मुर्दों का शहर किसने कहा है। तो मुर्दों का शहर पूछ लिया जाता है कि मुर्दों का शहर किसने कहा है, या फिर यह पूछ लिया जाता है कि इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपग्राही नगर। उपग्राही नगर बड़े नगर के पास स्थित छोटा नगर होता है। हम देखते हैं कि जो महानगर होते हैं तो महानगर से कुछ ही दूरी पर इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे फार्म हाउस वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा सा दूरी जाकर लोग ऐसे छोटे छोटे नगरों को बनाते हैं जहाँ से इनकी औद्योगिक गतिविधियां चलती रहती हैं। उसे ही उपग्राही नगर कहते हैं। यानी नगरों से थोड़ा दूर हटके कुछ नगर होते हैं जिनसे आवागमन औद्योगिक गतिविधियां बनी रहती हैं। फिर है लास्ट में विश्व नगर या वैश्विक नगर। विश्व व्यापार के केंद्र यहाँ से वैश्विक व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। तो विश्व नगर ऐसे नगर होते हैं जहाँ से दूसरे देशों को आयात निर्यात किया जाता है। जैसे जो समुद्र के किनारे बसे हुए नगर होते हैं, ज़्यादातर ऐसे नगर ही विश्व नगर की श्रेणी में होते हैं। जैसे भारत में देखें तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है। ऐसे जो नगर होते हैं वो जहाँ से दूसरे देशों में आयात निर्यात किए जाते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा चलती हैं, व्यापारिक रिश्ते बनते हैं, तो उन्हें ही विश्व नगर कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पियरे जॉर्ज ने कुछ नगरों के प्रकार बताए हैं। इन्होंने पूंजीवादी नगर बताया है, औपनिवेशिक नगर बताया है और समाजवादी नगर बताया है। रोइजर ने भी नगर के दो प्रकार बताए हैं, एक प्राकृतिक नगर और एक निर्मित नगर बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और औद्योगिक नगर, औद्योगिकरण के कारण जो नगर बनते हैं उन नगरों के विषय में बताया है। अभी हमने जनसंख्या के आधार पर जाना कि नगरों का विभाजन होता है, जो उसके विषय में जाना कि जो जनसंख्या के आधार पर नगर बनते हैं। पहले कस्बा होता है, फिर नगर बनता है, फिर महानगर बनता है, फिर उसके बाद सन्न नगर, फिर वैश्विक नगर। इस तरीके से नगरों में वर्गीकरण किया गया है। अब हम आगे औद्योगिकरण के कारण नगरों के प्रकारों के विषय में जानते हैं जिसका वर्गीकरण किया गया है। तो पूर्व औद्योगिक नगर, इस अवधारणा का प्रयोग जो वर्ग के द्वारा किया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो पूर्व
औद्योगिक नगर की अवधारणा जोबर्ग के द्वारा दी गई है। पूर्व औद्योगिक नगर का मतलब ये है कि पहले, यानी उसके जो वो नगर में बना है, उस नगर के पहले जो उसकी स्थितियां थी वो एक छोटा नगर था, और छोटे नगर से जब उसमें औद्योगिक गतिविधियां अधिक बढ़ी, तीव्र गति से बढ़ी, तो वो क्या हो गया कि औद्योगिक नगर में तब्दील हो गया। तो जो ये पूर्व औद्योगिक नगर होते हैं वो उन औद्योगिक नगरों के ही विकसित रूप होते हैं। फिर औद्योगिक नगर की बात करें तो औद्योगिक गतिविधियों द्वारा निर्मित होते हैं, यानी यहाँ बहुत ही तीव्र औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, और यहाँ बहुत सारे श्रमिक एक साथ कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्तर औद्योगिक नगर ऐसे नगर होते हैं जहाँ तकनीकी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अर्थात जो तकनीकी के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से मशीनरीकृत कार्य होते हैं, मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, उसे ही औद्योगिक नगर, उत्तर औद्योगिक नगर कहते हैं। तो ये औद्योगिकरण के कारण। अब हम नगरों के अन्य वर्गीकरण के विषय में भी जान लेते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द सिटी में 2 प्रकार के नगर बताए हैं, एक पैट्रिशियन नगर, शक्ति संपन्न, और दूसरा प्लेबियन नगर, मजदूरों का नगर। तो पैट्रिशियन नगर के विषय में इन्होंने बताया है कि ये ऐसे नगर हैं जहां पूंजीपति अधिक होते हैं, यानी जहां लोग धन, सुख, सुविधाएं पूंजी से मजबूत होती हैं। और जो प्लेबियन नगर है यहाँ मजदूरों का निवास होता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने 2 प्रकार के नगर बताए हैं। फिर B.F. हास्लिट्ज ने 2 प्रकार के नगर बताए हैं, एक उत्पादक नगर एवं सृजन का कार्य करते हैं। उत्पादक नगर उत्पादन एवं जो सृजन का कार्य करते हैं उन्हें उत्पादक नगर कहते हैं। और दूसरा इन्होंने परजीवी नगर, पूर्व के नगरों को परजीवी नगर कहा है, यानी जो पहले जो नगर होते थे उनमें जब औद्योगिक गतिविधियां होती थी तो उन्हीं पूर्व के औद्योगिक नगरों से ही अधिक गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। जो परजीवी नगर, जैसे अब हम पुराने जो औद्योगिक नगर होते हैं वो नगर जब समाप्त हो जाने, वहाँ की औद्योगिक गतिविधियां जब समाप्त होने को हो जाती हैं तो वहाँ से कुछ अलग हटकर दूसरी जगहों पर नगर निर्मित हो जाते हैं जहाँ औद्योगिक गतिविधियां अधिक होने लगती हैं। तो ये जो पुराने औद्योगिक नगर होते हैं उन्हें ही परजीवी नगर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने नगरों के वर्गीकरण के विषय में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपनगरीकरण के विषय में जानते हैं कि उपनगरीकरण क्या है। यह क्षेत्र गांव के आसपास बस्ती से मिलकर बनता है। ऐसी जगह को अर्ध शहरी कहा जाता है, किंतु इसे टाउन सिटी नहीं कह सकते। इसमें ग्रामीण या नगरी दोनों तरह की विशेषताएं देखी जाती हैं। ना इसे कस्बा कहा जा सकता है और ना ही शहर कहा जा सकता है। तो जो उपनगरीकरण है, यानी उपनगर होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो महानगर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नगर होते हैं, उन नगरों के पास ही सट के लोगों का जनसमूह रहने लगता है। तो ऐसे जनसमूह जिनमें सुविधाएं तो होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में सुविधाएं होती हैं। प्रत्येक सुविधाएं जो होती हैं, आवास, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं, प्रत्येक प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो इतनी अधिक नहीं होती हैं, किंतु होती हैं। तो ऐसे क्षेत्र नगरीकरण वाले क्षेत्र होते हैं जो बड़े शहरों, बड़े नगरों से सटे हुए जनसंख्या समूह होते हैं। वो ना नगर के क्षेत्र में होते हैं और ना कस्बों के क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि ये जो बड़े शहर होते हैं उनके आसपास बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लुईस वर्थ कहते हैं कि नगर उत्तम लोगों का चुनाव करते हैं। लुईस वर्थ कहते हैं कि नगर उत्तम लोगों का चुनाव करते हैं, अर्थात जो नगर होते हैं जहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही अधिक औद्योगिक गतिविधियां होती हैं,
जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूंजीपति लोगों का निवास होता है। तो जो ऐसे लोग वहाँ पे निवास करते हैं, इसीलिए लुईस वर्थ कहते हैं कि नगर उत्तम लोगों का चुनाव करता है। नगरीय मलिन बस्तियों को घेटो कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग यूरोप में यहूदी बस्तियों के लिए किया गया था। तो घेटो किसे कहते हैं? जो मलिन बस्तियां शहरों के किनारे किनारे बस जाती हैं, जो गांव के मजदूर और किसान होते हैं उनके द्वारा निर्मित की जाती हैं, जिन्हें घेटो कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घेटो किसे कहते हैं, तो घेटो मलिन बस्तियों को कहा जाता है। और इसका सबसे पहला उदाहरण यूरोप में यहूदी बस्तियां हैं। ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये गाल्फिन के द्वारा दी गई है, क्योंकि जो ग्राम्य नगरीकरण है वो गांव और नगर का मिश्रण होता है। यानी गांव से लगा हुआ शहर और शहर से लगा हुआ गांव होता है, जिसमें नगर और गांव में निरंतरता बनी रहती है। ग्राम्य नगरीय निरंतर की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। इसमें भी गांव और नगर के बीच निरंतरता बनी रहती है। तो ग्राम्य नगरीय निरंतर की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। तो इस तरीके से आज हमने नगरीय समाज और नगरीकरण के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।